वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 8 दिसंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। वही बात जो मैंने आपसे कल भी कही थी। देखिए, ओनली आईएएस ने ओनली पीसीएस लॉन्च कर दिया है। आपको इस पेज पर दोनों ही लोगोज एक साथ दिख रहे हैं। एक बड़ा इनिशिएटिव है, आपका सपोर्ट रिक्वायर्ड है। सीधे सीधे कहूं तो आखिरी बार बोल रहा हूं, जाके चुपचाप से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद नहीं बोलूंगा। अगर आपके लिए जहां भी कंफर्टेबल हो वहां पे शेयर भी कर दीजिएगा। एक बात मैं अगेन ऐड ऑन करूंगा जो मैंने आपसे कल भी कही थी। अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड हैं यूपीएससी के लिए तो आप इस चैनल को अवॉइड कर सकते हैं। स्टिल आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इसे शेयर कर सकते हैं जो पीसीएस की प्रिपरेशन में है, ये मान के कि चलो मैं तो डेडिकेटेड हूं यूपीएससी के लिए, मैं इसे ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं किसी और को बोल देता हूं करने को, मेरा कोटा पूरा हो जाएगा। बाकी सीसैट की प्रैक्टिस हम वहां पे करवाएंगे, वो मे भी आपके काम आ जाए अगर आप यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड हैं तो भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल पुनीत सागर कैंपेन के बारे में है। ये कैंपेन है नेशनल कैडेट कॉर्प्स का, नेशन वाइड कैंपेन है। नाम दिया गया है पुनीत सागर। नाम से ही समझ में आ रहा है सागर के आसपास कुछ करने वाले हैं। यहां पर देखिए, मेजर ऑब्जेक्टिव यही है नेशन वाइड कैंपेन के फॉर्म में लोगों को अवेयर करना है कि जो बीचेस पर यानी कि या फिर समंदर के किनारे प्लास्टिक और अन्य प्रकार का कचरा देखा जाता है वो नुकसान पहुंचाता है। हमें समंदर के आसपास का एरिया साफ रखना है। ये भी लोगों को मैसेज देना है कि समंदर के किनारे का एरिया साफ होगा, बीचेस साफ होंगे तो ये लोकल पॉपुलेशन और फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लोगों को अवेयर करना है कि प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत नुकसानदेह है, जिसके लिए नुक्कड़ नाटक, पोएट्री रिसाइटेशन, सिग्नेचर कैंपेन और पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। एनसीसी की बात करते हैं। एनसीसी को फॉर द फर्स्ट टाइम 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। रिकमेंडेशन आई थी एच.एन. कुंजरू कमेटी की 1946 में। ये दुनिया का लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ वॉलंटियर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर स्टूडेंट्स अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं। एनसीसी कैडेट्स, इन्हें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग लेवल पे एकेडमिक कैरिकुलम के साथ ही। मतलब आप ग्रेजुएशन में अपने कॉलेज के साथ एनसीसी की ट्रेनिंग कर पाते हैं। एनसीसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करती है, जिसे हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ 3 स्टार मिलिट्री रैंक, जो भी डायरेक्टर जनरल होते हैं उनके द्वारा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्लांट बेस्ड च्युइंग गम के बारे में है। रिसर्चर्स ने अभी एक विशेष प्रकार का च्युइंग गम डेवलप किया है। च्युइंग गम खाना हमें पसंद होता है। अक्सर हमें लगता है कि ज़्यादा च्युइंग गम चबाना हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, हमारे दांतों को खराब करेगा। लेकिन क्या हो कि आपके पास एक ऐसा च्युइंग गम है जो आपको SARS-CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस से बचा लेगा। देखिए, कोरोना वायरस के जो भी वायरस होते हैं वो सबसे पहले अगर हमारे मुंह में गए तो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं। होता क्या है कि जब भी वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो एक प्रोटीन की तलाश करते हैं। उस प्रोटीन का नाम है ACE2। उन्हें जैसे ही ये प्रोटीन मिलता है ACE2, वो खुद को ACE2 के साथ जोड़ लेते हैं और फिर वो हमारी सेल में घुस जाते हैं। लेकिन अब हम उन्हें चकमा देने वाले हैं, क्योंकि हम चबाएंगे एक च्युइंगम। उस च्युइंगम में ACE2 प्रोटीन होगा। जो भी कोरोना वायरस हमारे मुंह में होगा वो च्युइंगम को देखते ही उसका ACE2 पकड़ लेगा। उसे लगेगा कि ये ओरिजिनल ACE2 प्रोटीन है जिसके जरिए मैं सेल में घुसूंगा। लेकिन उसे क्या पता कि ये तो बाहर से एक च्युइंगम का ACE2 है, जिसके बाद हम कोरोना को चबा के थूक देंगे। क्या दिन आ गए हैं ना, कि मतलब कोरोना इतनी खतरनाक बीमारी, हम उसे मुंह में चबाकर थूकने की प्लानिंग कर रहे हैं। रिसर्चर्स ने तो एटलीस्ट यही कहा है जो उन्होंने अपनी रिसर्च को मॉलिक्यूलर थेरेपी जर्नल में छापा है उसके माध्यम से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में है। यह मामला हो सकता है आपके संज्ञान में अभी तक आ भी गया हो, और अभी हमने ओनली पीसीएस चैनल पर इसके बारे में विस्तार से चर्चा भी की है, जहां पर हमने देखा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से, मतलब ना पहचान पाने की वजह से, असम राइफल के जवानों ने गलती से सिविलियंस के ऊपर फायर कर दिया और 6 सिविलियंस की जान चली गई। एक्चुअली में असम राइफल के लोगों को यह जानकारी मिली कि नागालैंड में एक रीजन में कुछ इंसर्जेंट हैं। उन्होंने वहां पे एम्बुश लगाकर घेरेबंदी की। उसी दौरान कोल माइन में काम करने वाले कुछ वर्कर अपने काम से लौट रहे थे एक पिकअप वैन में। आर्मी पर्सनल्स को लगा कि ये शायद इंसर्जेंट हो सकते हैं। उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। जो लोग वैन में थे
उन्हें लगा कि पता नहीं कौन है जो हमें रोक रहा है, तो वो वहां से तेजी से निकलने लगे और आर्मी पर्सोनल ने गलती से गोलियां बरसा दी, जिसमें 6 सिविलियंस की जान चली गई। गांव वालों को पता चला तो उन्होंने असम राइफल के जवानों के ऊपर हमला कर दिया। एक सोल्जर की मौत हो गई। जवानों ने सेल्फ डिफेंस में अगेन फायरिंग की और 7 और लोगों की जान चली गई। तो आर्मी पर्सोनल को मिलाकर टोटल 14 लोगों की जान गई इस पूरे इंसिडेंट्स में और 13 सिविलियंस की। इसी घटना को संज्ञान में लेकर नागालैंड में अभी जो हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा है किसामा विलेज में, जिसमें 17 ट्राइब्स पार्टिसिपेट ओवरऑल करने वाली हैं, उनमें से 8 ने कहा है कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस इंसिडेंट्स की वजह से। इस चीज का विरोध करने को लेकर हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। नागालैंड का स्टेट टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट इसे ऑर्गेनाइज करता है। ये जो फेस्टिवल है, इसके जरिए नागालैंड में जो वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके बीच इंटरेक्शन को इंश्योर करने की कोशिश की जाती है, जहां पे कलरफुल परफॉर्मेंस, क्राफ्ट, स्पोर्ट, फूड, फेयर्स, गेम्स और सेरेमनीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल नाम के एक पक्षी पे रखा गया है। ये पक्षी बहुत बड़ा होता है और कलरफुल होता है, जैसा कि आप इसे इमेज में भी देख सकते हैं। यहां पर कई सारे जो किंवदंतियां हैं उसमें इस पक्षी का जिक्र भी मिलता है। 1963 में फॉर द फर्स्ट टाइम हॉर्नबिल फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया था उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के द्वारा। फॉर द फर्स्ट टाइम इसे ऑर्गेनाइज्ड वे में 2000 में स्टार्ट किया गया, सन 2000 में। ग्रेट हॉर्नबिल, जिसे कॉनकेव कास्ट हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल या ग्रेट पाइड हॉर्नबिल के नाम से भी पुकारा जाता है। यह हॉर्नबिल फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है जो हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाता है। कल्चरल सिंबल है ये कई सारी एथनिक कम्युनिटीज का जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश की नीसी ट्राइब। ये 2 राज्यों का स्टेट बर्ड है, अरुणाचल प्रदेश और केरला। आई रिपीट, ये 2 राज्यों का स्टेट बर्ड है, अरुणाचल प्रदेश और केरला। याद रखिएगा, कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन हम मिस कर देते हैं। आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, ये भी याद रखना है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी ग्रीट किया है गोवा के सभी लोगों को सेंट फ्रांसिस जेवियर जी के उत्सव के दौरान। फ्रांसिस जेवियर जी, इन्हें पूजा जाता है सेंट के रूप में। ये एक कैथलिक मिशनरी थे जो सोसाइटी ऑफ जीसस के को फाउंडर भी रहे। सेंट फ्रांसिस जेवियर जी का जन्म जेवियर में हुआ था। इट इज अ लोकेशन जो किंगडम ऑफ नेवरा में हुआ करती थी। वर्तमान में ये जगह आपको स्पेन में मिलेगी। ये इग्नियस ऑफ लोयोला के साथी भी थे। इन्होंने एक्सटेंसिव मिशंस रन किए एशिया में, स्पेशली पुर्तगीज एम्पायर में, जहां पर वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए अपने मैसेजेस दिया करते थे। इंडिया में इनका काफी अच्छा प्रभाव भी रहा। इन्हें पुर्तगाल के राजा ने एक स्पेशल मिनिस्टर की तौर पर गोवा में क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड के लिए भेजा था। इनका जो वेंचर था वो जापान, बोर्नियो और मलुकू आइलैंड में भी था। यद्यपि वहां पर इन्हें लोकल लैंग्वेज सीखने में काफी दिक्कत हुई और वापस ये इंडिया में ही आ गए। इन्होंने चाइना में प्रीच किया और वहीं पर जो सांगचुआन आइलैंड है उनकी मौत भी वहीं पर हुई। उन्हें अपोस्टल ऑफ इंडीज, यानी कि अपोस्टल का मतलब होता है ईश्वर का भेजा हुआ कोई प्रचारक जो उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाए। अपोस्टल ऑफ जापान के नाम से पुकारा जाता है। यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इस आधार पर समझ सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में भी इस टॉपिक पे प्रश्न पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दिए थे यूपीएससी ने फ्रांसिस जेवियर के बारे में। पहला था कि वो जेसुइट ऑर्डर के फाउंडिंग मेंबर हैं, हमने पढ़ा ये सही है। दूसरा कि ये गोवा में इनकी मृत्यु होती है और गोवा में इनको डेडिकेटेड एक चर्च है, गलत है। अभी हमने पढ़ा कि इनकी मृत्यु चाइना में हुई थी, वहां के सांगचुआन आइलैंड में। तीसरा है कि जो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर है वो गोवा में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो सही है, उसी पे हम आर्टिकल भी डिस्कस कर रहे हैं। तो सही जवाब क्या निकलेगा? C 1 and 3 ओनली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन डायबिटीज एटलस के बारे में है। इसका 10th एडिशन अभी हाल ही में रिलीज किया गया। एटलस का मतलब क्या है? वहां पर हमें डिटेल में जानकारी मिल जाती है कि क्या स्टेटस है, कौन सी चीज कहां पर किस स्थिति में है। प्रोड्यूस किया गया है IDF के द्वारा, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन। कोलैबोरेशन रहा
साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की कमेटी का फॉर द फर्स्ट टाइम सन 2000 में पब्लिश किया गया था। ये एक रिसोर्स की तरह वर्क करता है जहां पर हम देखते हैं कि दुनिया भर में डायबिटीज की क्या स्थिति है। तो अच्छा, बताइए कि क्या स्थिति है, चलिए बताते हैं। डायबिटीज एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है। चिंता की बात है 2021 में दुनिया में 10 में से एक एडल्ट डायबिटीज का शिकार रहा। मतलब ये संख्या आपको 537 मिलियन मिलेगी, जो कि 2019 की तुलना में ज्यादा है। 2019 में यह संख्या 463 मिलियन हुआ करती थी। डायबिटीज को दुनिया के टॉप 10 कॉजेज में काउंट किया जाता है जो ग्लोबल लेवल पे मोर्टेलिटी कॉज करते हैं। 6.7 मिलियन डेथ्स 2021 में डायबिटीज की वजह से एस्टिमेट की गई। 23 सितंबर 1950 को ही इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन को फाउंड कर दिया गया था। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 160 देशों के 230 नेशनल डायबिटीज एसोसिएशन शामिल हैं। हेडक्वार्टर्ड है ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। डायबिटीज की बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, छूने से नहीं फैलती। ये तब होती है जब या तो हमारा शरीर इंसुलिन जनरेट करना बंद कर दे, या फिर इंसुलिन जनरेट तो हो, हमारी बॉडी उसे इस्तेमाल ना कर पाए। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर और ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। दो तरीके की डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज, जहां पर हमारी बॉडी इंसुलिन को सही मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाती। ऐसे पेशेंट्स को अक्सर इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज, ये बहुत ही कॉमन है। इसमें किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी इनफ मात्रा में इंसुलिन जनरेट करती है, लेकिन बॉडी उसे अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाती। ऐसे लोगों को इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और सबसे ज्यादा यही देखा जाता है। ये ओबेसिटी, मोटापे या फिर एक्सरसाइज की कमी की वजह से अक्सर देखा जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फाइसिला एक्यूटा के बारे में है। घोंघे यानी कि टिनी स्नेल की एक स्पीसीज है। फॉर द फर्स्ट टाइम केरला में मिली है, कोची में। वैसे तो ये नॉर्थ अमेरिका की नेटिव है, लेकिन अब ये अंटार्कटिका को छोड़ के लगभग हर कॉन्टिनेंट पे मिल जाती है। छोटे साइज में होती है, गोल्डन येलो शेल होता है, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसीलिए लोग इसे एक्वेरियम में रखना पसंद करते हैं। यद्यपि ये उनके लिए सूटेबल जगह नहीं है और उन्हें एक्वेरियम में नहीं रखा जाना चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन्हें रिपोर्ट किया गया था अर्ली 1990s में इंडिया में, लेकिन केरला में ये पहली बार मिले हैं। ऐसा लगता है कि केरला में ये एक्वेरियम ट्रेड के माध्यम से ही पहुंच गए होंगे। अब आइए रिवीजन कर लेते हैं। फाइसिला एक्यूटा छोटा सा स्नेल की स्पीसीज है। केरला के कोची के एडेप्ली कनाल में मिली, ये तो सही है। पुनीत सागर कैंपेन डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए है, गलत है। बीचेस की सफाई के लिए, अवेयरनेस के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में हर साल मनाते हैं, दैट्स ट्रू। डायबिटीज केवल पैंक्रियाज जब फेल हो जाता है इंसुलिन सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस करने को लेकर तभी होता है। ओनली गलत हो जाता है ना, क्योंकि दूसरी कंडीशन भी है। इंसुलिन प्रोड्यूस होती है लेकिन बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती, तो ये भी गलत है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होगा। एक बार फिर से दोहराता हूं, जो नया इनिशिएटिव है ओनली पीसीएस, उसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। फर्दर मैं ये बात आपसे आखिरी बार भी कह रहा हूं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।